तो हेलो सभी लोग, लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको अगर समझ में नहीं आता है कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो वो यहां आपके साथ डिस्कस होने वाला है। सो प्लीज मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर 2024-25 बोर्ड्स एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब हमारे पास आता है पहला क्वेश्चन, जिसमें इन्होंने रखा है पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने बांटा है। चलिए मैं राइटिंग वाले सेक्शन पे आ जाता हूं, यहां पर हम काम करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक आर रेजिस्टर का है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो देखो मैं इस पूरे रेजिस्टर को यहां इतनी लंबा सा बनाता हूं, यह है पूरा आपका रेजिस्टेंस आर। अब इसको क्या करो, 5 इक्वल पार्ट्स में बांटो। तो 5 इक्वल पार्ट्स से बांटने का मतलब 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट्स। ये पार्ट अगर x है तो ये पार्ट भी x है, तो सारे पार्ट्स x होंगे। अब आप देखो सारे पार्ट्स को वापस से कंबाइन करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, R। मतलब कि x प्लस 5 टाइम्स आपके पास टोटल R आ जाएगा। तो एक इंडिविजुअल x की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी R/5। मतलब एक रेजिस्टर की बात की जाए तो वो आपके पास कितनी होगी, R/5 रेजिस्टेंस की होगी। वो इसी तरह से आपके ये 5 रेजिस्टर्स बने हैं R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5। इन पांचों को कट करके आपके एक कनेक्टेड किया है पैरेलल में। तो देखो ये रहा पहला रेजिस्टर, ये रहा दूसरा रेजिस्टर, फिर ये रहा आपके पास तीसरा रेजिस्टर, ये रहा चौथा रेजिस्टर, ये रहा 5वां रेजिस्टर। तो ये देखो ये 5 हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो हमें क्या बताना है कि रेशियो ऑफ आर जो इसका पूरा है और इन सब का जो नेट आएगा वो इन्होंने कहा है आर डैश है। तो इन सब का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा आर डैश के बराबर। तो अगर हम यहां लिखेंगे 1/r नेट इज इक्वल्स टू, तो वो आएगा 1/r1। r1 यहां क्या है, r/5 है, तो 1/r/5 प्लस 1/r/5। ऐसे करते करते आपके पास 5 बार लिखना पड़ेगा। अब आर नेट इन्होंने क्या कहा है, इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश है, लिखा भी है ना, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश। मतलब यहां आ जाएगा 1/r डैश। यहां पर आप देखो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/r, फिर ये आ जाएगा 5/r, फिर ये आ जाएगा 5/r। ऐसे ही करते करते आपके पास टोटल 5 बार ये चीज आएगी, क्योंकि हमने 5 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं तो 5 बार हमने ये लिख दिया। एलसीएम सेम होने के कारण ये ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 25/r। तो वो तो आपकी 1/r डैश की वैल्यू है। तो r डैश की वैल्यू क्या आएगी यहां से हमारे पास, R/25। R/25, तो ये हो गई r डैश की वैल्यू R/25। अब आपको क्या बोला है, R/r डैश का रेशियो लेना है। तो R/r डैश का रेशियो मैं यहां पर ले लेता हूं, R रेशियो R डैश। R डैश की वैल्यू R/25 है। तो यहां पर आप इसको रखोगे, मतलब आपको इवेंचुअली ये कैलकुलेट करना है R/r डैश। R/r डैश की जगह क्या रखोगे, R/25। तो ये 25 कहां चल जाएगा, ऊपर। तो आपके पास आ जाएगा R/r और 25 ऊपर मल्टीप्लाई, R से R कैंसल, तो रेशियो हो गई 25/1। कुछ नहीं होता है तो 1, तो 25:1 विल बी दी फाइनल आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, 25, क्योंकि वहां कुछ नहीं है तो 1 ही होता है। तो 25:1 लिख लो या नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, बट याद रखना है क्या, अगर 5 इक्वल पार्ट्स हैं तो R/5, 4 इक्वल होते तो R/4, 3 इक्वल होते तो R/3। ऐसी कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, एक एक करके पार्ट्स इक्वल करके देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये तो डायरेक्ट हमारे थ्योरी का क्वेश्चन है कि आपकी इलेक्ट्रिकल पावर कौन सी नहीं होती है। ये होती है दोस्तों, ये पावर का एक फॉर्मूला है हमारे पास, पावर का ये V इंटू आई भी हमारे पास है, पावर का V²/R भी होता है फॉर्मूला, बट ये नहीं होती है, IR² गलत है। सो दिस इज द रॉन्ग वन, हमारे लिए यही करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, तो द ऑप्शन बी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिकल पावर, ये गलत फॉर्मूला है।
इसकी बात करते हैं। तो यहां पर क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो इतने वोल्ट का है, इतना पावर है। जब उसको 110 वोल्ट पे करेंगे तो उसकी पावर क्या आएगी? जब हमने 110 वोल्ट पे किया तो पावर क्या आएगा? अब आप देखो, आप यहां पर इससे कैसे सॉल्व करोगे, आपको बताना है पावर कितनी होगी ना। तो आप पहले V लिख लो, V1 220 वोल्ट, V2 मतलब कि सेकंड केस के लिए आपका 110 वोल्ट। नेक्स्ट, इस केस में हमारे पास पावर कितना है? 100 वॉट। तो इस केस में हमारे पास पावर 2 कितनी आएगी वो नहीं पता। तो मैं इसको बताता हूं, आप इसको पहले एक बेसिक तरीका से समझो। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं बट बेसिक तरीका से समझो। बल्ब सेम है ना, क्योंकि व्हेन इट इज ऑपरेटेड, यहां पर वही बल्ब है ना, तो इसकी मतलब यहां पर जो रेजिस्टेंस आएगा वही रेजिस्टेंस यहां पर पुट हो जाएगा, क्योंकि बल्ब का क्या चेंज नहीं होता है, रेजिस्टेंस, वो एक कांस्टेंट चीज है। तो यहां पर बल्ब की रेजिस्टेंस निकालो कैसे? आप पावर का फॉर्मूला याद करो, V²/R। मतलब कि यहां पर आ जाएगा आपके पास पावर 100 इज इक्वल टू V², मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन में R। ये हो गई आपकी वैल्यू। अब R तो मुझे नहीं पता है, तो मैं R को वहां भेजूंगा और यहां पर क्या कर लूंगा, 220 का स्क्वायर अपॉन 100। ये हो गई मेरी रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। कोई इसे कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि वहां कुछ ना कुछ कट जाएगा। देखो कैसे, ये हो गई आपकी R की वैल्यू। अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू को यहां पुट इन करोगे। तो यहां पर लिखो आप पावर इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, पावर कितनी आई है आपके पास नहीं मालूम, बट आपको पता है V² कितना है, 110। तो 110 का क्या आ जाएगा यहां पर, स्क्वायर अपॉन R। तो R क्या होगा, ये पूरी वैल्यू को आप यूज करोगे। तो यहां पर आपके पास आएगा 220 का होल स्क्वायर अपॉन 100। तो पावर की वैल्यू आएगी 110 का होल स्क्वायर अपॉन 220 का होल स्क्वायर, और ये जो 100 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। अब इवेंचुअली कैलकुलेशन आसान है, कैसे? 110 को 2 बार लिख दो, तो हमारे पास यह आ जाएगा 110 इंटू 110, और यहां पर आ जाएगा, इसको भी 2 बार लिख दो, 220 इंटू 220, और यहां पर एक आ जाएगा 100। अब देखो 110 का ट्वाइस है ये, 110 का ट्वाइस है ये, और 2 2 4 और ये 25। तो कुल मिला के हमारे पास पावर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 वॉट। तो यहां पर हमारा पावर 25 वॉट आ जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो इजी क्वेश्चन है, आपको यहां से रेजिस्टेंस निकालना है, वो इधर से इक्वेट मार देना है, इजी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर मैंने 3 स्टार्स मार्क के रखे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा लेंदी है बट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं बोर्ड्स में, आते भी रहते हैं। इसलिए 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। देखो इक्वल लेंथ कहने का मतलब आपका दोनों का लेंथ सेम है, इक्वल डायमीटर और सेम कंडक्टिंग वायर्स है, ऑफ सेम मटेरियल है। तो यहां पर इन्होंने रो सेम रखा है, एल सेम रखा है, ए भी सेम रखा, डायमीटर का मतलब एरिया भी सेम रखा है। तो इसका मतलब कुल मिला के दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल है, R1 और R2 इक्वल है। ये मैंने इन सबको पढ़ के बता दिया, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर, इनका मतलब होता है कि R1 और R2 सेम है। पहले उन दोनों को कनेक्ट किया गया है सीरीज में, और फिर उन दोनों वायर्स को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में अक्रॉस द सेम पोटेंशियल। तो मैं इसको बना के दिखाता हूं। अब एक काम करते हैं ना, मैं इन दोनों को मैं R मान लेता हूं, मैं इनको R ही मान लेता हूं, नॉर्मल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें 2 रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है सीरीज में। ये हो गई R और ये हो गई R, और फिर हमें 2 रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है पैरेलल में। तो वो मैं यहां बना लेता हूं, यहां पर मेरे पास कनेक्शन है, ये R और ये R। ठीक है, कनेक्टेड अक्रॉस द सेम सोर्स, मतलब कि यहां पर अगर पोटेंशियल V है
तो इस केस की भी पोटेंशियल V ही है, दोनों की पोटेंशियल V है, दोनों के सेम पोटेंशियल्स हैं। तो द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल, यहां पर जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी उसको मैं मार्क करूंगा HS से। HS मतलब हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, हीट इन सीरीज। और यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर इस केस में मैं हीट इन पैरेलल बताऊंगा। तो हीट इन पैरेलल, फाइनली आपको क्या कैलकुलेट करना है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल, मतलब कि आपको फाइनल कैलकुलेशन इनकी देनी है। HS इज टू HP की वैल्यू इन सब में से क्या आएगी, ये है क्वेश्चन। समझ आ गया क्वेश्चन क्या है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे मैं बताता हूं। सबसे पहले आप इस केस का करंट निकालो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इवेंचुअली, H इज इक्वल टू I² RT। ठीक है, अच्छा टाइम इन्होंने कहा नहीं है, टाइम मान के चलते कि सेम है, सेम टाइम के लिए इन्होंने दिया है। तो अब ये फॉर्मूला को यूज करेंगे हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। चलिए सबसे पहले हम R मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस, तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी। R नेट की वैल्यू 2R है। अब हम लगाते हैं यहां V इज इक्वल्स टू IR, तो V इज इक्वल्स टू IR लगाने पे V पोटेंशियल, I करंट और रेजिस्टेंस टोटल कितनी है 2R है, तो यहां पर आ जाएगी आपकी 2R। अब आप करंट को निकाल लो, मैं यहां करंट को ही क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे ये चाहिए, ये तो आ चुका है 2R, ये I को मैं यहां से निकाल रहा हूं, यहां से आ जाएगा V अपॉन 2R। अब ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो HS की वैल्यू I² मतलब इसका स्क्वायर, तो V अपॉन 2R का होल स्क्वायर इंटू R कितना हो जाएगा 2R, 2R इंटू T। तो ये आप इवेंचुअली खोल लो, तो V² अपॉन 4R², भूलना मत इसका भी स्क्वायर करना रहता है, और यहां पर आ जाएगा 2R इंटू T। R से R कैंसिल हो गया, 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा V² अपॉन 2V² T अपॉन 2R, 2R। ये हो गई आपकी किसकी कैलकुलेशन फाइनली, HS की। तो HS हमारे पास ये आ गया। डरो मत, इस रिलेशन से डरना नहीं है, लास्ट में HP कैलकुलेट करेंगे कट जाएगा। तो चलिए HP की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। HP में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो HP निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं R नेट निकालूंगा, तो R नेट आप निकाल लेना दोस्तों, वो आएगा आपका R अपॉन 2, 1/R प्लस 1/R, इसी को करके मैं बोल रहा हूं 1/R प्लस 1/R, इसको करके आपका R/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम यहां अप्लाई करेंगे V इज इक्वल्स टू IR, तो V यहां ये है इज इक्वल टू V इज इक्वल्स टू I मालूम नहीं, लेकिन R इस बार मालूम है, R/2 है, तो इस बार R/2 है, 2 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2V/R आ जाएगा आपका I पैरेलल में। तो अब आप यहां निकालोगे हीट इन पैरेलल, तो वो होती है I² RT। तो I के जगह आप क्या रखोगे, इसका स्क्वायर, मतलब कि 2V/R का होल स्क्वायर इंटू R मतलब नेट रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस R/2 इंटू T। सो दिस विल गिव यू वैल्यू। अब आप एक काम करो, स्क्वायर्स को खोल लो, तो 4V² अपॉन R² इंटू R अपॉन 2 इंटू T। तो यहां से आपके पास 2 आ गया, यहां से एक R कैंसिल हो गया, तो आपके पास HP की वैल्यू कितनी आई, 2V² T अपॉन R। तो 2V² T अपॉन R आ गया आपके पास आंसर। ये है HP मतलब हीट प्रोड्यूस्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपके पास क्या करना था, लास्ट में हमें रेशियो लेना था, तो ये रही HS की वैल्यू, ये रही HP की वैल्यू। अब आप इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड, और सब कुछ कट कुट के आपके पास क्या आंसर आता है वो देखो। तो यहां पर हमारे पास HS इज टू HP क्या होने वाला है, वो होगा पहला वैल्यू HS कितना था हमारे पास, V² T अपॉन 2R। तो यहां पर हम रखेंगे V² T अपॉन में 2R डिवाइडेड बाई, या रेशियो को ही मैं मार देता हूं, HP कितना है 2V² T अपॉन में R। अब गलती मत करना, देखो गलती कैसे नहीं करना है, आप अगर आपको समझ में प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, तो आप ये कर सकते हो, इसके जगह मान लो डिवाइडेड बाई, ऐसे 2V² T/R
और फिर क्या करो, आराम से इसको रेसिप्रोकल कर लो, इतना तो आप भी कर सकते हो, r अपॉन 2v² t। तो यहां से r कैंसिल हो जाएगा, v² से v² कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 आपके पास नीचे बच गया और ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो कुल मिला के जो आपके पास रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:4। और आप इसको डायरेक्ट करना भी सीखो मैथ्स की तरह। तो मैथ्स में आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, v² t से v² t कट गया, r से r कट गया, आपका 2 इंटू 2 वहां आ गया 4 और यहां आ गया 1। सेम इवेंचुअली आंसर यहां से आ गया। तो अपना टाइम बचाने की कोशिश करो दोस्तों। नॉर्मली तो ये मेथड होता ही है बट टाइम इससे बच जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों इसका, 1:4। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1:4। देखना ये ट्रिकी प्रॉब्लम है, कुछ कुछ लोग 4:1 मार्क करके आ जाएंगे, बट 4:1 इसका आंसर नहीं, इसका आंसर 1:4 है, क्योंकि जो हमारे पास ऊपर आता है वो रेशियो में पहले लिखा जाता है। तो यहां पर आंसर 1:4 है। किसी का आंसर 4:1 आया होगा तो उसने क्या किया होगा, HP को पहले रख दिया होगा, HS को बाद में रख दिया होगा। बट भाई पहले प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल लिखा है, इसलिए HS और HP इस तरह से रेशियो में फिक्स होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आपके केस स्टडी में भी आ सकता है, ठीक है, इस साल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास क्या है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट। तो ये तो डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन है कि कैसे एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल में या सीरीज में। तो याद रहना चाहिए आपको दोस्तों, यहां पर सीधा आंसर होगा वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड होता है पैरेलल में। चलिए आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ कॉपर वायर ऑफ अ डायमीटर इतना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। अगेन 3 स्टार, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन थोड़ा सा लेंदी होगा बट बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। देखना ध्यान से सॉल्यूशन कैसे होगा और ट्राई भी करते रहना, मेरे साथ चलते जाना एकदम कॉपी में बैठ के। सबसे पहले हमें कॉपर वायर की डायमीटर दी हुई है, तो एक कॉपर वायर बना लेते हैं दोस्तों। ये रही कॉपर वायर, इसकी डायामीटर हमें दी हुई है 0.5 mm, 0.5 mm मिलीमीटर में दी हुई है। व्हाट विल बी द लेंथ, तो आपको ये लेंथ निकालनी होगी। कितनी लेंथ है, टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। अगर आपके पास रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम है तो आपको लेंथ बतानी होगी। और हाउ विल द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर आपने डबल कर दिया, मतलब इस डायमीटर को आपने डबल कर दिया, तो आपके पास रेजिस्टेंस कितना से चेंज हो जाएगा। तो वो आपको एक जनरल थ्योरी की तरह बताता हूं यहां पर कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास, ओके 2 पेजेस दिए हुए हैं, गुड। अब सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालूंगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कल का एरिया। तो एक्चुअली में इस पे करंट इस तरह से फ्लो होगी, तो क्रॉस सेक्शनल ये एरिया हुई। तो हम उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पाई आर स्क्वायर से जवाब निकालेंगे। तो एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, बट आप आर को पहले कन्वर्ट कर लो। आप उस डायमीटर में से आर को लेकर के आओ, यहां आ जाएगा 0.5 mm। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका आधा, मतलब कि 0.5/2 mm। अब आपको याद होना चाहिए दोस्तों, नोट्स में भी आपको बताया था, अभी भी बता दे रहा हूं, 1 mm होता है 10⁻³ मीटर। 1 mm की वैल्यू 10⁻³ होती है। तो इतने mm की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल 0.5/2 इंटू 10⁻³ आ जाएगी। अब आप यहां से भी एक पॉइंट रिमूव कर लो, 10 ले आओ और इसमें जोड़ दो, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अगर किसी ने वो क्वेश्चन क्लास का नहीं देखा है जिसमें मैंने ये सब काम किया है तो प्लीज विजिट कर लेना, आई टैब पे आपके पास सजेशन आ जाएगा। तो 5/2 इंटू 10⁻⁻4 आपका क्या होगा, r, मतलब कि रेडियस है, रेजिस्टेंस नहीं, स्मॉल r रेडियस को डिनोट करता है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया। तो एरिया कैलकुलेट करते टाइम हमें करना है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैं यहां नहीं रखने वाला हूं दोस्तों, लास्ट तक नहीं रखूंगा, लास्ट में जब कैलकुलेशन आएगा तब रखा जाएगा। चलिए आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5/2 इंटू 10⁻⁻4 का
होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर करोगे तो इसकी भी स्क्वायर करोगे और इस क्वांटिटी का भी स्क्वायर करोगे, तो इस क्वांटिटी का स्क्वायर क्या आएगा 25, इसका भी स्क्वायर 4, तो यहां आ जाएगा आपके पास 25 अपॉन में 4, और इसका क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो यहां पावर से पावर मल्टीप्लाई होके 10 टू द पावर -8 दे देगी, और यहां पर पाई। ये हो गया आपका फाइनल एरिया। सो दिस इज द एरिया विच वी हैव टू यूज। समझ में आया? यहां तक एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये एरिया, ये लेंथ हमें निकालना है। आर निकाल दी हुई है। रेजिस्टिविटी को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं दोस्तों? आपका रो से। तो अब आपको यहां मोटिवेशन आ रहा होगा, रो एल ए देख करके ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। दिस विल बी दी फॉर्मूला यूज्ड। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए से L की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो अब इस फॉर्मूला में आप जितने भी गिवन डेटाज है आप उनको रख दीजिए। R मतलब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस 10 ओम दी हुई है। L आपको नहीं पता बट रो आपको पता है, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। तो आप एक काम करो, पहले L की एक एक्सप्रेशन ले आओ। वो क्या आएगी? इसको यहां मल्टीप्लाई करके और रो से डिवाइड। तो अब आपको ये पूरी कैलकुलेशन L के लिए करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास? 10 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो 10 इंटू दिस वैल्यू, तो 10 इंटू आपकी पाई इंटू 25/4 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन में रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कितनी है इसकी? रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, और ये होगी आपकी लेंथ। अब समझ में आया क्यों इतना मैंने 10 के पावर्स में लाने की कोशिश की है? क्योंकि 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमारे पास क्या बच जाता है? सिर्फ और सिर्फ 10 इंटू पाई इंटू 25/4, और फिर ये 1.6 है ना, वो रेसिप्रोकल होके 1 अपॉन 1.6 दे देगा। पॉइंट हटा लो, 10 आ जाएगा आपके पास। तो 10 10 25 और यहां 100 आ जाएगा, तो 2500 अपॉन में 64 इंटू का पाई। दिस शुड बी योर लेंथ। अब इसकी फर्दर कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो? 4 से सिंपली डिवाइड दे करके। तो 4 से आपके बाद डिवीजन करने पे ये आ जाएगा 4 6 24, 1 0 4 2 8 और 4 2 5, और ये 16, तो 625 अपॉन 16 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास कैलकुलेशन क्या बन रही है? 625 अपॉन में 16 इंटू पाई। अब आप इसको डिवाइड दे देना, मैं इसको डिवाइड दे देता हूं। 16 3 48 4 5 व 16 9 144, और फिर 0 6 16 6 96 और 2 और फिर 5। तो ये आ रही है पूरी, इसको डिवाइड देने पे 39.0625 इंटू पाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा? पाई की वैल्यू फाइनल कैलकुलेशन है 3.14 पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आप अपने से कैलकुलेट करना। मैं आपको L की अप्रॉक्स वैल्यू बता देता हूं, आएगी आपकी 122.339 122.64, या फिर आपके पास आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली 122.7 मीटर। ये कैलकुलेशन करते ही आपके पास ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगी, मतलब 122.6465 ऐसी कुछ वैल्यूज आ रही होंगी। मैंने उसको कैलकुलेट किया अपने माइंड में, तो आपको 122.7 लिख देना यहां पर, ताकि आपका क्या हो जाए? डायरेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, ये बस कैलकुलेशन आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, और आंसर आपको ये आता हुआ दिख जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम आपको बताते हैं एक न्यू थ्योरी। वो थ्योरी क्या है? अगर हमें रेजिस्टेंस बतानी है इफ द डायमीटर इज डबल्ड, मतलब इसको अगर डबल कर दें तो भाई क्या पूरे इतना सारा काम हम लोग फिर से करेंगे? नहीं नहीं, इस बार हम लोग वो काम नहीं करेंगे, इस बार हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी कैसे? देखो, एक शॉट में आंसर आएगा थ्योरी से। अगर थ्योरी आपको थोड़ी सी पती हो तो आप क्या कैसे कर सकते हो मैं बताता हूं। अगर आपका डायामीटर d है, मान लो आपके पास डायामीटर क्या है? d है, तो आप रेजिस्टेंस क्या लिखते हो? रो एल अपॉन एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? d/2। तो आर की वैल्यू अगर d/2 है तो यहां पर मैं आंसर लिख सकता हूं पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर। तो एरिया आ जाएगा पाई d² बाई 4
अब ये पाई डी स्क्वायर बाई 4 को आप यहां प्लग इन करो तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, जो नीचे का 4 है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू आ रही है आपकी 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अगर हमें डायमीटर कितना दिया हो d, अगर हमें डायमीटर d हो तो अगर हमारे पास डायमीटर d है, अगर हमारे पास डायमीटर d है तो हमारी रेजिस्टेंस कितनी आ रही थी 10 ओम। तो इसका मतलब हमारा यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो 10 हो जाएगा अगर उसकी डायमीटर क्या हो दोस्तों d हो। d मतलब ये 0.5, ये 0.5 को मैं d बोल रहा हूं, ये वाला d। बट अगर क्या कर दिया आपने डायमीटर को हाफ कर दिया, तो अगर हमने डायमीटर को हाफ कर दिया तो देखो कैसे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आर न्यू कहने का मतलब न्यू रेजिस्टेंस। तो अगर हमने d को क्या कर दिया, d को चेंज कर दिया d बाई 2 में, क्योंकि हमने बोला है कि डायमीटर को हाफ करना है। तो आप क्या कर दो, इस फॉर्मूले में d के जगह d बाई 2 रख दो। तो क्या होगा देखो, आप सबसे पहले आर न्यू निकालोगे तो वो आएगा 4 रो एल बाई पाई इंटू, अब क्या हम d रखेंगे, नहीं अब हम d बाई 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहां आ जाएगा d बाई 2 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ रहा है आपके पास, आर न्यू आपके पास आ रहा है 4 रो एल अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 को मैं यहां लिख देता हूं, फिर ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। अब मैंने इसको 16 जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि मैं अपने कैलकुलेशन से बचना चाहता हूं। यहां पर मेरे पास 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर के जगह वैल्यू 10 है, तो मैं ये वाली 10 को, जो यहां पर 10 आई है, उसको मैं इमीडिएटली यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो यहां से हम बोलेंगे इक्वेशन 1 और लिखेंगे पुट 1 इन 2। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 10, और ये होगा हमारा आर न्यू मतलब न्यू रेजिस्टेंस इफ द डायमीटर इज हाफ्ड। तो आर न्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 40 ओम। तो अब आप यहां स्टेटमेंट लिख सकते हो, इफ डायामीटर इज हाफ्ड, अगर डायामीटर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। देखो यही क्वेश्चन था, इफ द डायमीटर इज हाफ्ड, ओके डबल्ड था। तो हमने लेंथ तो कैलकुलेट कर ली। अब हमने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपकी डायमीटर डबल्ड हो गई, मतलब डायमीटर को दुगना कर दो, आप 0.5 का डबल कर दो, तो अगर डबल कर दोगे तो यहां पर रेजिस्टेंस कितने से चेंज हो जाएगी। अब पूरा कैलकुलेशन हम दोबारा नहीं करेंगे, थोड़ा स्मार्ट ब्रेन लगा के एक काम कर लेते हैं। सुनो क्या, अगर मेरी डायामीटर d है और अगर मैंने उसका डबल कर दिया तो मेरा डायामीटर कितना आ जाएगा 2d। ठीक है, बस मुझे d की जगह क्या कर देना है, 2d कर देना है। तो अब देखो, अगर डायामीटर d है तो रेडियस क्या होगा, d अपॉन 2 होगा। अब इससे मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि जब मैं करूंगा r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन r का है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम यहां r स्क्वायर करें तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। बट आपको r के टर्म्स में नहीं, आपको d के टर्म्स में लाना है। तो r को d बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। मैंने r का स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, देखो d स्क्वायर अपॉन 4, 4 ऊपर चला जाएगा। तो r का वैल्यू आ गया 4 रो एल बाई ए पाई डी स्क्वायर। ये हो गई आपकी वैल्यू। अगर आपकी डायामीटर कितनी थी d, तो अगर डायामीटर d है तो रेजिस्टेंस इसके बराबर है।
बट हमारे केस में तो डायमीटर डी इतना है और डायमीटर डी पे इन्होंने रेजिस्टेंस कितनी दी है 10 ओम, मतलब कि यहां पर आर के जगह आप क्या रख सकते हो 10, तो 10 इज इक्वल्स टू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर होगा। ये होगा आपका एक एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक काम करता हूं 2D के साथ खेलता हूं। तो 2D में क्या करूंगा, जो यहां पर D आया है ना उसके जगह 2D कर दो। अगर आपके पास D डायमीटर था तो रेजिस्टेंस इतना आया, अगर आपके पास 2D है तो 2D में आप क्या करोगे R न्यू निकालोगे जो कि होगा रो एल अपॉन 4 रो एल अपॉन 4 रो एल अपॉन पाई इंटू यहां D के जगह आप लिखोगे 2D, मतलब कि 2D यहां पर और होल स्क्वायर। समझ में आया क्या किया है, यहां पर ये जो D है उसके जगह 2D कर दिया क्योंकि डायमीटर को डबल करने इन्होंने ही कहा है। तो अब हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन आएगा वो देखो क्या आएगा, 4 रो एल अपॉन पाई इंटू 4D स्क्वायर। तो यहां से आप इस 4 को अलग कर लो, मैं 4 से 4 काट नहीं रहा हूं, बताता हूं क्यों। 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने यहां काटा नहीं जानबूझ के, क्योंकि ये 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 10 दी हुई है इक्वेशन 1 से। तो यहां अगर मैं इसको इक्वेशन 2 लिख लूं तो मैं लिख सकता हूं पुट 1 इन 2। हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मतलब कि आर न्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 ये वाले का 1/4, ये वाला 1/4 यहां पर इनटू ये पूरे बॉक्स के जगह आप 10 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां पर आपके पास इवेंचुअली आंसर आएगा 2.5 ओम। मतलब कि अगर आपने डायमीटर को डबल किया तो रेजिस्टेंस घट के इतनी हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड। अब आप ये स्टेटमेंट्स लिख लेना, रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड टू 2.5 ओम इफ डायामीटर इज डबल्ड। अगर हमने डायमीटर को डबल किया है तो रेजिस्टेंस इसकी 1/4 से घट जाएगी। ठीक है, अब और क्या कहा है इन्होंने, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज। अच्छा चेंज भी निकालना है क्या, तो चेंज निकालने के लिए तो सिंपल है भैया, चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है तो आपके पास फाइनल कितनी रेजिस्टेंस आई थी माइनस इनिशियल कितनी रेजिस्टेंस आई थी। फाइनल रेजिस्टेंस मतलब डायमीटर डबल करने के बाद, तो डायमीटर डबल करने के बाद आपके पास इतनी आई है, और इनिशियल रेजिस्टेंस जो आपने शुरू में निकाली थी वो कितनी आई थी, इनिशियल रेजिस्टेंस 10 क्वेश्चन में दी के रखी थी इन्होंने। तो इसका मतलब फाइनली हमारे पास कितना होगा 2.5 और यहां हो जाएगा 10, तो माइनस 7.5 ओम। अब माइनस क्या इंडिकेट करता है, डिक्रीज। माइनस आने का यह वजह है कि डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज ऑफ 7.5 ओम ये होगी हमारी चेंज। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहां से मैं एक और कंक्लूजन निकाल देता हूं कि जो रेजिस्टेंस होती है, देखो 4 रो एल पाई, रो कांस्टेंट था, लेंथ कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ डायमीटर यहां वेरिएबल है ना। तो रेजिस्टेंस और डायमीटर का देखो कैसा वेरिएशन है, इनवर्स। तो इसका मतलब यहां पर रो इनवर्सली वैरी करता है डी स्क्वायर से। सो ये आपका इंपॉर्टेंट नोट्स होना चाहिए कि आपका रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है डी के टर्म्स में, डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टॉपर्स नोट्स है दोस्तों, आप ये बात याद रख सकते हो। तो अगर आपने डी को 2D किया तो 1/4 आ जाएगा, सिंपल। यहां पर देखो 1/4 है ना, तो स्क्वायर से ही प्रोपोर्शनल है, वो भी इनवर्सली, ये आप लिख सकते हो। ये मैंने आपको इसमें बता दिया। सो अ वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, जिसमें आपको पूरे 4 नंबर या 5 नंबर का आएगा। तो इसमें आराम से आपको पहले कैलकुलेट करना था और कैलकुलेशन के बाद ये थ्योरी आपको लगानी थी। ये थ्योरी अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज अपने दोस्तों को बताना कि ये कितने अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। आपको भी आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा फिर से देखना, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना कि डायमीटर डी है तो ये रेजिस्टेंस होगा, डायमीटर 2D है तो ये रेजिस्टेंस होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। तो बहुत लोग ग्राफ ग्राफ बोल रहे थे कि ग्राफ बना के दिखाइए सर। तो देखो इन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी ने एक टेबल रखा है जिसमें आई की ये वैल्यूज है, वी की ये वैल्यूज है। आपको इन्होंने कहा है V और I के बीच में ग्राफ बताओ और रेजिस्टेंस भी बताओ उस रेजिस्टर का कितना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, टेबल आपके पास सामने यहां पर है। VI ग्राफ बनाना हमें आता है। V हमने किस पे रखा है, Y एक्सिस पे। I हमने किस पे रखा है, X एक्सिस पे। VI ग्राफ इसी तरह से बनाया जाता है। चलिए अब एक एक करके वैल्यूज को बनाते हैं। तो ये आपके पास Y एक्सिस और ये X एक्सिस। चलिए एक्स एक्सिस पे हमारे पास एम्पियर्स हैं, देखो कितना कितना गैप है, प्लस 0.5 का गैप है। तो इसका मतलब हमें यहां पर डिस्टेंसेस 0.5 पे लेनी चाहिए। तो यहां पर आपके पास होगा 0.5, यहां पर आपके पास 1, यहां पर 1.5, यहां पर 2, फिर यहां पर 2.5, कितने तक वैल्यू, अच्छा 4 तक गई है तो थोड़ा ज्यादा गैप ले लिया है, कम गैप लेते हैं। तो यहां पर 0.5, यहां पर 1, यहां पर 1.5, यहां पर 2, 2.5, 3, 3.5 और फाइनली 4। ठीक है, नेक्स्ट V वोल्ट, देखो 0.5 पे कितना वोल्ट है, 1.6 है, 1.6 का। अब वहां कोई रैंडम मेजरमेंट्स है दोस्तों, इसके इस बीच में इतना गैप है, उसके इसके बीच में नहीं है, तो इसका मतलब यहां रैंडम मेजरमेंट्स है। बट मैं आपको बता रहा हूं 1.6 का ही गैप लो, आपको एक रैंडम वैल्यू दिखेगी। कैसे देखना, मैं यहां पर लेके बताता हूं। तो सबसे पहले मैं मार्क करूंगा 16 के टेबल्स, 1.6, फिर ये आएगा 3.2, फिर ये आएगा 4.8, फिर ये आएगा 6.4, फिर ये आएगा 8.0, फिर 9.6, 16 की टेबल चलाते जा रहे हो, 16 1 16 2 32, ऐसे ही चलते जा रही है। 16 7 6 1 1.2, कितनी हाईएस्ट वैल्यू गई है, 13.2। अच्छा 16 7 16 8 8 6 48 12.8 और फाइनली यहां होगी आपकी 14.4। इसी के बीच में मार्क कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हमने वैल्यूज प्लॉट कर ली 16 के गैप्स पे, ये हमने आई प्लॉट कर लिया 0.5 के गैप पे। अब हम बनाएंगे डॉट्स। तो अब हमारे पास क्या होने वाला है, देखो 0.5 पे 1.6 है, 0.5 पे 1.6, इसका मतलब यहां पर 0.5 पे 1.6 की डॉट बनेगी। समझ में आया, 0.5 पे 1.6। सिमिलरली आपके 1 पर कितना है, 3.4 है, तो 1 पर आपका 3.4 इससे बहुत करीब होगा दोस्तों। यहां पर आपको होगा 1 पे 3.4, 1 पे 3.4। नेक्स्ट 2 पे 6.7, तो 2 पे क्या होगी 6.7, तो 6.7 कहीं इसके आसपास होगा बिल्कुल। ठीक है, तो 2 पे 6.7 है। नेक्स्ट 3 पे क्या है, 3 पे देखो वैल्यूज क्या है, 10.2 है, तो 3 पे हमारा कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 10.2 के आसपास यहां कहीं होगा 10.2। रफ ग्राफ बना रहा हूं दोस्तों, रफ ग्राफ। 10.2 हो गया, ये होगी एक पॉइंट, ये होगी एक पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 पे 13.2 है, तो 4 पे जो रफ ग्राफ होगी वो यहां कहीं कोरस्पॉन्ड करेगी। यहां पर होगी आपके पास 13.2। अब आपको क्या करना है, जितने भी डॉट्स आपने बनाए हैं सभी को कनेक्ट करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो यहां पर हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कुछ इस तरह से कनेक्शन करती हुई जाएगी। एक मिनट, ये अप्रॉक्स अंदाज तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। दिख रहा है ना, हल्का हल्का फ्लक्चुएशन आता है क्योंकि उतनी भी एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। एग्जैक्ट ग्राफ पेपर में करोगे तो बहुत अच्छी आएगी। तो इसका मतलब यहां पर एक स्ट्रेट लाइन इन डॉट से कनेक्ट होता हुआ जा रहा है। अब हमें निकालना है इसका क्या, स्लोप। तो स्लोप हम निकालेंगे कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर अच्छा स्लोप क्यों निकालना है पहले ये तो बता दूं। तो स्लोप इसलिए निकालना है क्योंकि इन्होंने कहा है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, रेजिस्टेंस होता है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। अगर आप वी आई ग्राफ का स्लोप निकाल लोगे
तो आपके पास आ जाएगा उसका रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर हमें इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है इस पूरी डेटा की, तो हमें क्या निकालना है, इसका स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालोगे मैं बताता हूं। स्लोप हमारे पास होता है चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। अगर सीधी सीधी भाषा में बात करूं, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो वो होता है tan थीटा, स्लोप की वैल्यू। तो tan थीटा होता है आपके पास p अपॉन b। मतलब अगर एक ट्राइंगल है जिसमें ये थीटा है और ये p है, ये b है, तो वो दोनों से आपका रिलेशन आ जाता है। तो कुल मिला के अगर ये एंगल हमारी थीटा है तो इसके लिए ये वाला पार्ट कैसे काउंटर होगा, p के जैसा, ये वाला पार्ट कैसे काउंटर होगा, b के जैसा। तो इसका मतलब ये p 1.6 और ये b 0.5। तो हमारे पास यहां पर कुल मिला के डेटा कितनी आ रही है, देखो r की वैल्यू आ रही है परपेंडिकुलर 1.6 अपॉन बेस 0.5। तो इसका आंसर करते ही आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 अपॉन 5, जिसकी वैल्यू 3.2 ओम होती है। बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आपने सिर्फ यही वैल्यूज से क्यों लिया है, क्या आप हमें ये वैल्यूज लेके बता सकते हो कि क्या यहां पर और यहां पर हमारा 3.2 है और ये गैप हमारा 1 है। क्योंकि देखो अगर ये ट्राइंगल कंसीडर किया जाए तो सेम परपेंडिकुलर और सेम बेस है, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा वही थीटा के लिए। तो अगर आप ग्रीन वाली के लिए निकालोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी p अपॉन b, मतलब कि 3.2 अपॉन 1, या 3.2 नहीं था, वो वैल्यू 3.4 के आसपास थी। तो इसका मतलब चेंज ही कर देता हूं, यहां पर कितना आ जाएगा 3.4 अपॉन 1, तो यहां आ जाएगा आपके पास 3.4 ओम। अब आप बोलोगे सर दोनों रेजिस्टेंस तो सेम नहीं है, लेकिन आपने कहा था रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों ये फ्लक्चुएशन सिर्फ ग्राफ की वजह से आई है, मैंने एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाया है यहां पर। तो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाने के चक्कर में आपको दिखाई नहीं देगी कि हाँ आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब यहां पर ये दोनों नियरली इक्वल है, नियरली इक्वल। और अगर ये दोनों नियरली इक्वल है इसका मतलब स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप कभी चेंज नहीं हो रही है। ये वैल्यू 3.2 के करीब है, ये वैल्यू 3.2 के करीब है। आप इसके लिए और इसके लिए कैलकुलेट करोगे सेम 3.2, इसके लिए और इसके लिए कैलकुलेट करोगे सेम 3.2, मतलब कि वो स्लोप कांस्टेंट है। और स्लोप क्या होती है दोस्तों, रेजिस्टेंस। तो यहां पर आपको रेजिस्टेंस क्या मिल गया, कांस्टेंट। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब ये सीधा सीधा अर्थ हो गया कि ये ग्राफ था आपके ओम्स लॉ का। ये हमने कर दिया एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन ओम्स लॉ के ग्राफ का, जिसमें हमने ये फिर से वेरीफाई किया कि रेजिस्टेंस सच में ग्राफ से कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो उस तरह से आपने समझा होगा कि ग्राफिकली मैंने अप्रोच कैसे किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन हमारे पास है सर्किट सॉल्विंग से रिलेटेड। अब हम सर्किट वाले पार्ट पे जाते हैं धीरे धीरे। तो यहां पर हमारे पास क्या है, एक 12 वोल्ट की बैटरी है एक अननोन रेजिस्टर के अक्रॉस। वो अननोन रेजिस्टर मतलब उसकी रेजिस्टेंस नहीं पता है, और एक करंट दी हुई है 2.5 MA। आपको बताया था ना यहां मिली एम्पियर है, तो उसका इन्होंने यूज किया है। याद रखना है दोस्तों MA का मतलब क्या होता है, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर कितना होता है, अगर मैं आपको कन्वर्जन बता दूं तो 1 मिली एम्पियर होती है 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। मतलब 1 मिली एम्पियर को हम इतना एम्पियर मान सकते हैं, बहुत छोटी यूनिट होती है करंट की। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। हमारे पास करंट कितना दिया हुआ है, 2.5 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इतना है, तो 2.5 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो आंसर आ जाएगा आपके पास यही सेम जो वैल्यू है उसी को रहने ही दो। तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। पूछा क्या है इन्होंने, रेजिस्टेंस की बताओ उसकी रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू IR। तो R की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन I। सर्किट दिखा दो, कुछ कुछ लोग को डाउट आ रहा है सर ये क्यों यूज हो रहा है, सर्किट दिखा देता हूं आपको।
यही सवाल है कि आपने यहां से करंट दिया तो इसके अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस है ये निकालना है। तो सेम इवेंचुअली सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दी हुई है कितनी 12 वोल्ट, तो यहां पर आप रख दोगे 12 वोल्ट अपॉन करंट जो डिलीवर हो रहा है, तो करंट इतना का डिलीवर हो रहा है, वो भी इन्होंने क्वेश्चन में देकर रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। फिर ये 10 टू द पावर -3 ऊपर चल जाएगा तो 10 टू द पावर 3 और ये आ जाएगा 12 अपॉन 2.5। तो 2.5 का ऊपर 120 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 25 400 200 4.8, तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, जिसको कभी कभी बुक्स में ये लोग क्या लिखते हैं दोस्तों 4.8 किलो ओम। कंफ्यूज मत होना, किलो ओम क्यों लिखा है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने माना है कि 1 किलो ओम कितना होता है 1000, जो कि होता है 10 का पावर 3 ओम। जरूरी नहीं, आप यहां पर भी लिख के इसको रहने दे सकते हो। ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कि 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम होती है। तो ये इवेंचुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, ये देखो, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले तो इसका एक सर्किट बना लेते हैं, सीरीज में इन सबको कनेक्ट करना है। ओके, पहला 0.2, अगला 0.3, अगला 0.4, फिर 0.5 और फिर 12, 3 4 5 और फाइनली 12। यहां पर हमारे पास 12 ओम है। ये हो गई हमारी सॉल्यूशन। चलिए अब आते हैं हमारे 12 ओम हो गया, हाउ मच करंट वुड फ्लो। अच्छा, पूछ रहा है इन्होंने कि यहां क्या करंट फ्लो होगी, यहां पर जो करंट है वो क्या होगी, आई की आपको वैल्यू बतानी है। तो सीधा बात है दोस्तों, अगर ये सर्किट हमारे पास सीरीज है तो इसका मतलब यहां पर करंट क्या होगा कांस्टेंट, मतलब कि जो करंट यहां पर बैटरी से डिलीवर होगी करंट आई, वही करंट आई क्या जाएगी 0.2 एम्पियर में, वही करंट आई 0.3 एम्पियर में, हर एक रेजिस्टर में सेम करंट की वैल्यू जाएगी। तो उन्होंने पूछा है क्या करंट की वैल्यू होगी, तो सीधा सवाल बनता है दोस्तों, आपको आई निकालना होगा। आई निकालने के लिए आप सबसे पहले आर नेट निकालो। आर नेट मतलब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो कैसे निकालोगे, सबको सम करके। तो यहां से आपके पास कितना आ रहा है 5 4 9 3 12 2 14, तो यहां पर आपके पास आ जा रहा है 1.4 ओम और ये वाली वैल्यू एक 12 ओम भी प्लस में है, तो यहां से 13.4 ओम विल बी दी आर नेट। ये हो गया आर नेट का फंडा। अब हम लगाएंगे V इज इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दी हुई है, 9 वोल्ट की बैटरी थी, तो हम V इज इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे। तो I क्या हो जाएगा V अपॉन R, मतलब कि 9 अपॉन 13.4। अब आप पॉइंट को ऊपर कर लो तो 45 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास 2 6 12 2 7 14, तो ये होगी आपकी वैल्यू 45 अपॉन 67 एम्पियर। अब आप अगर ये पॉइंट पीछे बुक में नहीं पता मुझे कि डिवाइड डेसिमल में देकर रखा है कि नहीं रखा है, बट अगर डेसिमल में देकर रखा है तो ये प्लीज इनिशिएटिव आप कर लेना कि इसको डिवाइड करके आपकी जो वैल्यू आएगी वही करंट इसके थ्रू जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज 45 अपॉन 67 एम्पियर। क्लियर हो गया दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। कंसेप्चुअली रिवाइज करवा रहे हैं कि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारे पास, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स, कितने 176 ओम रेजिस्टर्स हमें पैरेलल में लगाने चाहिए। तो मैं इसको आपको बताता हूं कि आप कितने लगाओगे, ठीक है, टू कैरी अ 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। तो देखो, सबसे पहले मुझे V की वैल्यू इन्होंने 220 वोल्ट दी है और करंट की वैल्यू इन्होंने 5 एम्पियर दी है। तो अगर मुझे V पता है, I पता है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर से मैं R निकाल लेता हूं। R कितना आ जाएगा V अपॉन I, मतलब कि 220 अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 20 20 5 4 20, तो R की वैल्यू 44 ओम। तो इसका मतलब जो नेट रेजिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 44 ओम तक की। तो आप कितने भी रेजिस्टर्स लगाओ, आप 5 लगाओ, 10 लगाओ, 12 लगाओ, जो मर्जी लगाओ, बट आपका जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा करंट ये सह नहीं सकता है। तो इसलिए हमें आर नेट की वैल्यू इन्होंने दे दी। अब पूछा है कि कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स होने चाहिए। तो यहां पर लेट
नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बी एक्स, हमें ये एक्स को ही निकालना है। अब देखना कैसे, आप नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को एक्स मान लो, तो अगर आपके पास 176 ओम के रेजिस्टर्स हैं तो एक काम मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एक रेजिस्टर है ऐसे, फिर ये एक रेजिस्टर है ऐसे, फिर ये एक रेजिस्टर ऐसे, ऐसे ही करते 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 आपके पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं जो कि सेम वैल्यू के हैं। ये भी 176 ओम है, ये भी 176 ओम है, ये भी 176 ओम। तो इसी तरह बहुत सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में रखे हुए हैं। तो अगर आपके पास टोटल कितने रेजिस्टर्स हैं, एक्स रेजिस्टर्स हैं, तो आप क्या निकालोगे, 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस डॉट 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 डॉट। कितनी दफा करोगे ये बात, x टाइम्स। ये बात आप करोगे x टाइम्स, मतलब कि आपके पास पता नहीं है कितनी रेजिस्टेंस है, 3 लगाते तो 3 लगा देते, 4 होता तो 4 लगा देते, बट इतनी बार है कि वो पता ही नहीं है वो x कितना होगा। तो देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 अपॉन में आ जाएगा 176। ये 1 कितना आ रहा है दोस्तों, x टाइम्स आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो x टाइम्स आ रहा है वो हमें x अपॉन 176 दे देगा। क्योंकि देखो अगर मैं आपको बोलता 1 5 बार जोड़ने इस तरह से, तो आप क्या करते, 1 इंटू 5 कर देते। 1 6 बार जोड़ने तो आप क्या करते, 1 इंटू 6 कर देते। उसी तरह मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 x बार जोड़ो, तो आप क्या करोगे, 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे x से। बहुत लोग को समझने में ये सब चीज प्रॉब्लम होती है बेसिक से, तो ये बेसिक से मैंने समझा दिया है कि x अपॉन 176 कैसे आया, क्योंकि आपने उसी 1 को क्या किया है, बहुत x बार मल्टीप्लाई किया है। ये होगी 1 अपॉन आर नेट के बराबर। तो देखो 1 अपॉन आर नेट कितना है हमारे पास, 44 ओम। तो अब ये 44 को यहां प्लग इन करो, 1/44 शुड बी इक्वल टू इस पूरे की इक्विवेलेंट x अपॉन 176। तो यहां से आपके पास कैंसल होके x की वैल्यू क्या आ रही होगी, 4, क्योंकि ये 4 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 होगा x। तो कितना रेजिस्टर्स निकालना चाहिए हमें, 176 का 4 रेजिस्टर्स में हमारे पास इतने एम्पियर और इतने वोल्ट का झेल लेगा लाइन। तो टोटल 4 रेजिस्टर्स मस्ट बी कनेक्टेड। तो यहां पर हमारे पास टोटल कितने रेजिस्टर्स होने चाहिए, 4। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अपने मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। पिछले साल सैंपल पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आया था, इस साल तो इन्होंने नहीं दिया है, बट पिछले साल इन्होंने दिया था। तो ये क्वेश्चन आपके मॉक्स में जरूर आ सकता है वैल्यू चेंज करके, इसलिए मैंने इसे 3 स्टार घोषित किया है। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है समझना। आप अपने से करोगे कॉपीज में तो आपको और समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। तो ये उसी टाइप की क्वेश्चन है जहां पर आपको 9 ओम का लाना है, पूरा इक्विवेलेंट कैसे कनेक्ट करोगे कि आपको 9 ओम मिल जाए। तो अब मैं बताता हूं यहां कैसे कनेक्शन होगा। अगर मान लो मैंने तीनों को सीरीज में कर दिया, तो यहां तो कुल मिला के मेरे पास 18 ओम आ जाएगा, क्योंकि 6 6 6 तीनों का सम 18 सीरीज में सेम होता है। तो 18 तो चाहिए नहीं, तो सीरीज तो होगा नहीं। अब आप एक काम करो, इसको पैरेलल में करो। तो पैरेलल में करोगे तो आपके पास 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये कितना हो जाएगा, 3/6। उल्टा कर दो 2, मतलब कि आपके पास टोटल नेट कितनी आएगी इसके जगह पे, 2। तो ये भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ना तो सीरीज ना तो पैरेलल, आपको दोनों के बीच का 2 सीरीज 1 पैरेलल, 2 पैरेलल 1 सीरीज, ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको मैं पहले बताता हूं, आप 2 पैरेलल करो और 1 सीरीज करो, ठीक है, 2 पैरेलल 1 सीरीज। ये मैं अपने से तुक्का मार रहा हूं कि आपको भी यही तुक्का मार के ही चेक करना है कि किस तरह से हमारे पास आ सकती है। सबसे पहले तो हम इन 2 पैरेलल को सॉल्व करेंगे, तो वो आएगा 1/6 प्लस 1/6, जो कि होगा 2/6, तो आ जाएगा 3 ओम। तो इसके जगह पे आपने 3 ओम यूज किया, और फिर जो हमारे पास सीरीज था, फिर वो क्या हो जाएगा, ये 3 ओम को आप यहां पर अप्लाई करोगे, ये 3 ओम
और इस पूरे की जगह पर आप ये एक 3 ओम लगा दोगे, तो 3 ओम क्या बना देंगे वापस से, अच्छा 3 नहीं है, ये 6 ओम है, तो यहां पर आपके पास 6 ओम है, तो ये 3 6 का सीरीज हमारे पास क्या दे देगा, आर नेट की वैल्यू 9 ओम। सो दिस इज द वैल्यू 9 ओम। तो 9 ओम कैसे आएगा दोस्तों, बाय कनेक्टिंग 2 6 ओम इन पैरेलल एंड 1 6 ओम इन सीरीज। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, बाय कनेक्टिंग 2 6 ohms in parallel and 1 6 ohm in series। तो इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जिसमें क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में अब हमने 2 पैरेलल एक सीरीज किया तो हमारे पास 9 आ गया। अब हमें क्या कनेक्ट करना है 4 ओम के लिए। तो 4 ओम के लिए मैं बताता हूं क्या करूंगा। सबसे पहले मैं 2 को सीरीज में ले लूंगा और फिर 1 को इसके साथ पैरेलल में ले लूंगा। मतलब कि पहले 2 6 ओम को सीरीज सॉल्व करेंगे और फिर वो 6 ओम को इसके साथ पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखो कैसे, पहले इन दोनों 6 का आ जाएगा आपके पास 12 ओम और फिर आप इन सब के जगह पर एक 12 ओम और एक 6 ओम लगा दोगे। तो आपके पास 1 अपॉन आर नेट की वैल्यू कितनी आएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोस्तों, 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6, तो आपके पास ये आ जाएगा 672 18, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 ओम। यहीं से आंसर आ रहा है 4 ओम। तो इसका मतलब 4 ओम लाने के लिए हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज 1 इन पैरेलल, 2 सीरीज में है और 1 पैरेलल में है। तो इस तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोनों क्वेश्चंस में इन्होंने क्या किया है, एक नया सर्किट अपने से बनाने दिया है। आप बताओ कैसे आप कनेक्ट करोगे। तो ये आप कनेक्शन वाली जो चीज है ये हमने थ्योरी में भी बताई है। आप अगर नहीं पता तो आप लिंक आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, प्लस सजेशन आई टैब पे आ रहा है, आप प्लीज उसको विजिट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन्ड आर रेटेड 10 वॉट, हाउ मेनी लैम्प्स। अगेन ये हाउ मेनी लैम्प्स वाले जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज इतना, इससे ज्यादा अलाउड करंट है ही नहीं। तो इस केस से अगर हमारे पास ज्यादा अलाउड करंट नहीं है तो आप देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। हमारे पास आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट। Several electric bulbs are designed line rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel? Very important word. इन्होंने parallel connection कह के दिया इन्होंने, और उसमें बोला है कि power of each bulb आपके पास 10 watt है। Power of bulb 10 है सॉरी, ये 10 watt है। अब मैं आपको एक छोटा सर्किट दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। मतलब कि यहां पर एक बल्ब कनेक्टेड है, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस एक तरह से, यहां पर एक बल्ब कनेक्टेड है, यहां पर एक बल्ब कनेक्टेड है, ऐसे ही करते 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 बहुत सारे बल्ब्स कनेक्टेड हैं और वो कनेक्टेड हैं अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ मच, अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। और यहां से जो करंट डिलीवर हुई है, यहां से जो आई डिलीवर हुई है वो आई की वैल्यू इन्होंने दी है 5 एम्पियर। मतलब ये बैटरी इतना करंट डिलीवर कर सकता है इतने सारे रेजिस्टर्स को। तो देखो दोस्तों, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर से जाएंगे, क्योंकि अब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ऑलरेडी सब बल्ब्स के, रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता है बट एक बल्ब का मुझे पावर पता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर से, पावर आपके पास कितनी दी हुई है 10, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर मतलब कि 220 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आर। आर को आप इधर खींच लो, यहां पर आपके पास आ जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन में 10। तो इवेंचुअली इसको कैलकुलेट करते ही 220 अपॉन में 10, 0 से 0, तो 20 यहां आ जाएगा आपके पास। R इज इक्वल्स टू 4840 ओम।
ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस, इतनी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 4840 की, एक बल्ब की रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। बाय द वे ये ईच बल्ब की रेजिस्टेंस है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, कितने बल्ब्स यहां डिजाइन करने चाहिए ना। तो देखो, अगर मुझे V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो मैं सेम प्रोसीजर करूंगा। क्या, मैं सबसे पहले इस V और इस I से मैं R नेट निकाल लूंगा। तो V नेट इज इक्वल्स टू I नेट इंटू R नेट। नेट बोलने का मतलब पूरे सर्किट की पोटेंशियल 220 थी, करंट नेट टोटल 5 एम्पियर जा रही है। नेट रेजिस्टेंस मतलब जितने भी मैंने बल्ब्स डिजाइन किए हैं उन सबका नेट जो आना चाहिए वो R आना चाहिए, R नेट लिख देते हैं। तो ये इससे कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा 44 ओम। ये आपकी हो गई R नेट की वैल्यू। तो R नेट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 44 ओम है। अब ये कितने बल्ब्स कनेक्टेड होंगे, सेम प्रॉब्लम है ये जो अभी किया था हमने, उसी टाइप का ये प्रॉब्लम है। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बल्ब्स बी x। हम मान लेते हैं कि इसके अंदर कितने बल्ब्स हैं, x बल्ब्स हैं, बहुत सारे बल्ब्स हैं, x बल्ब्स हैं। तो हम क्या करेंगे, उन x का पैरेलल कॉम्बिनेशन को लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं दोस्तों। अब हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। तो आर मतलब हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस, हर एक बल्ब का, ईच बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 4840 है। तो इसका मतलब यहां पर 1 अपॉन आर वन के जगह क्या आएगा, 4840, प्लस 1 अपॉन आर टू के जगह क्या आएगा, 4840, प्लस 1 अपॉन आर थ्री के जगह 4840। ऐसे करते 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 आपके पास टोटल कितने बल्ब्स हैं, एक्स बल्ब्स हैं। आपके पास टोटल x बल्ब्स हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, क्योंकि एलसीएम तो सेम है, तो 1 तो x टाइम्स ऐड हो रहा है आपके पास, और यहां पर कितना आ जाएगा 4840, मतलब कि x अपॉन 4840 वो होनी चाहिए 1 अपॉन आर नेट के इक्वल। आर नेट हमारे पास कितना आया है दोस्तों, 44 ओम। तो यहां पर हम आर नेट के जगह क्या रख देंगे, 1 अपॉन 44 ओम। चलिए, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, x की वैल्यू ये ऊपर चढ़ के 4840 अपॉन 44 आ जाएगी। अब आप इसको कैंसिल कर लेना, 44 1 जा 44, 44 1 जा 44, और ये तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 110 बल्ब्स। तो 110 बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड, 110 बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड। ये हो गया आपका कनेक्शन। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप आपको मजा आ रहा हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। नॉट अ वेरी टफ वन, आराम से सॉल्व हो रहा है दोस्तों। एक टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि हम इसको सीख करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास क्या है, एक हॉट प्लेट है जिन्होंने कनेक्ट की है दो रेजिस्टेंस कॉइल्स है। रेजिस्टेंस कॉइल्स मतलब वो हॉट प्लेट की जो कॉइल होती है ना, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। एक ए है एक बी है, दोनों की रेजिस्टेंस 24 ओम है। एक को हम लोग सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, कभी सीरीज में भी यूज कर रहा है, कभी पैरेलल में भी यूज कर रहा है। तो मैं इसको हर एक केस में करंट बताना है, तो हम एक हर एक केस को केस एन केस 2 सब में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं केस 1 को लूंगा। बोथ ए एंड बी यूज्ड सेपरेटली, बिल्कुल ही सेपरेट किया है। तो अगर आपने सेपरेट किया है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 ओम, क्योंकि यहां पर हमने ना सीरीज लगाया ना पैरेलल लगाया, तो आर की वैल्यू जो 24 है वही रहेगी। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो आपको बताना है कि इसके अंदर करंट कितना आएगा। तो करंट क्या होता है इस केस में, V अपॉन आर, मतलब कि 220 अपॉन में 24। चलिए, तो इसको कैंसिल करके आपके पास आ रहा है 110 अपॉन 12। ये होगी आपकी I की वैल्यू when they are used separately. So this is your answer number 1. अब हम आते हैं आंसर नंबर 2 पे, जहां पर हम क्या करेंगे, बोथ A and B are used in series। मतलब कि सबसे पहले हम दोनों को सीरीज लगा देते हैं। ये होगी आपकी 24 ओम की रेजिस्टेंस, ये भी आपकी 24 ओम की रेजिस्टेंस। तो यहां पर
हमारे पास आर नेट की वैल्यू आ जाएगी 48 ओम। तो अब हम यहां पर V इज इक्वल्स टू आई आर जब करेंगे तो I की वैल्यू आएगी V अपॉन आर नेट, नेट रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल कितना है, वही 220 वोल्ट की लाइन है, और आर नेट इस कॉम्बिनेशन का आर नेट 48 है। तो यहां पर से आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 110 अपॉन 24, मतलब कि 55 अपॉन का 12 एम्पियर। क्लियर? तो ये हो गया आपका थर्ड आंसर। अब आप पॉइंट में अपने से आप कन्वर्ट कर लेना कितनी होती है पॉइंट में। सो दिस इज योर सेकंड आंसर। नेक्स्ट, इफ दे आर यूज्ड इन पैरेलल, तो अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज्ड है, मतलब कि ये यहां पर है और ये यहां पर है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये 220 वोल्ट की लाइन सप्लाई की गई है। तो अगर ये हमारे पास 24 ओम है, ये भी 24 ओम है, तो यहां पर हमारे पास 1 बाई आर नेट की वैल्यू 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24, तो आर नेट की वैल्यू यहां पर आप पास आ जाएगी 12 ओम। आप इसको कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हो। आई की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आर नेट, मतलब कि 220 अपॉन का 12। तो ये कितना आएगा दोस्तों, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आएगा आपके पास 110 अपॉन 6, मतलब कि 55 अपॉन का 3 एम्पियर। तो एक आ रहा है 55/12, एक आ रहा है 55/3। इसको भी आपको अगर 55 में करना है तो कर लो, ये आएगा 55/6। तो अगर आपने सेपरेटली यूज किया तो 55/6 एम्पियर, अगर आपने सीरीज में यूज किया तो 55/12 एम्पियर। थोड़ी सी करंट कम हो गई क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, और यहां पर आपने जब इसको पैरेलल में यूज किया तो रेजिस्टेंस हल्की सी कम है तो करंट हल्की सी ज्यादा आई है। 55/3 अच्छी खासी वैल्यू होती है। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे जिसमें हमें क्या करना है, पावर कंपेयर करना है। ऐसा एक क्वेश्चन इस साल बोर्ड्स में आया हुआ है, तो ये प्लीज आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। एक 6 वोल्ट की बैटरी है, सीरीज में लगा हुआ है 1 ओम और 2 ओम का रेजिस्टर के साथ। तो सबसे पहले तो हम एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें 1 ओम 2 ओम का सीरीज है और यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी है। यहां पर 1 ओम और 2 ओम है। केस 1 में हमें निकालना है पावर। इसके पास कितनी पावर है, यहां पर इसके पास क्या पावर जनरेट हो रही है। तो इस केस के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो मेरे को इसके अंदर पावर निकालनी है। मैं क्या जानता हूं, इसके अंदर I सेम होती है। I मतलब यहां पर करंट सेम होगी। तो अगर मेरे पास करंट सेम है तो मैं इस फॉर्मूला के साथ फोकस रखूंगा, I² अपॉन R, सॉरी I² R, पावर इज इक्वल्स टू I² इंटू R। अब तुम लोग सोचोगे सर आप वो 3 फॉर्मूलाज क्यों नहीं यूज कर रहे हो, VI, एनर्जी इनटू टाइम और फिर वो वाला V²/R, क्योंकि यहां पर करंट कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है ना उसको पकड़ो। कांस्टेंट्स लोगों को पकड़ना आसान होता है, कांस्टेंट्स मिलते भी नहीं है जल्दी। तो कांस्टेंट हमारे पास I है, इसलिए हमने क्या किया, I²/R फॉर्मूला यूज किया। अब अगले केस में जब ये पैरेलल में होगा ना तो वहां V कांस्टेंट होगा, तो हम V²/R यूज करेंगे। तो इसलिए हम पावर इक्वल टू I²R यूज करते हैं। I कितना होगा, 2 सेकंड लगेगा निकालने में। इनका सीरीज कितना हो जाएगा, आर नेट की वैल्यू 3 ओम हो जाएगी। V इज इक्वल्स टू IR लगाते ही I की वैल्यू V अपॉन R, मतलब कि 6/3, जो कि आएगा 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर को हम यहां प्लग इन करेंगे तो पावर की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 2 ओम के अक्रॉस। तो हमें रेजिस्टेंस क्या लेना है, उसका जिसका हम निकाल रहे हैं, टोटल मत ले लेना। जिस रेजिस्टेंस का निकाल रहे हो तो R की जगह क्या लोगे, 2 ओम। तो यहां पर आपके पास आएगा पावर का वैल्यू 4 इंटू 2, जो कि आएगा 8 वॉट। तो यहां पर आपके पास हो गया पावर 8 वॉट के इक्वल। ये है केस 1 का, तो इसको मैं पावर इन सीरीज लिख देता हूं 8 वॉट PS। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे जिसमें हमने क्या किया है, बैटरी है 4 वोल्ट की, पैरेलल में 12 और 2 ओम है। तो पैरेलल हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास 12 ओम है, यहां पर हमारे पास 2 ओम है। बैटरी 4 वोल्ट की है, तो यहां पर 12 ओम और यहां पर 2 ओम की है और बैटरी 4 वोल्ट की है।
इस केस में हमें इसके अक्रॉस पावर बताना है। तो अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में 4 ही वोल्ट रहने वाली है क्योंकि पैरेलल है, तो हम यहां पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे पावर के टर्म्स में। तो यहां पर आपका P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर यूज होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है इस बार, तो वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते टाइम पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, तो 16 अपॉन में आर, तो आर में क्या है हमारे पास 2। नेट मत निकाल देना क्योंकि आर क्या होता है जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो, तो आप 2 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हो, तो आपको 16 अपॉन 2 8 वॉट मिलेगी। तो पावर इन पैरेलल पीपी आपके पास 8 वॉट आ गई है। सो 8 वॉट एक हो गई और एक हो गई आपके पास 8 वॉट। सीरीज में भी वही पावर आई है, पावर पैरेलल में भी वही आई है। सो पावर हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड, पावर यहां पर ऑल्टर्ड नहीं हुई है, मतलब कि चेंज नहीं हुई है। पावर हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन समाप्त, जिसमें हमने देख लिया कि पावर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। सिंपल है दोस्तों, पकड़ो कौन कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसके टर्म्स में लिखो। और देखो अगर कुछ भी नहीं आता ना, मतलब पावर बिल्कुल ही कोई कांस्टेंट ही नहीं है, ना सीरीज है ना पैरेलल है, तो उस केस में आप पावर को v इंटू आई यूज किया करो। बेस्ट यही होता है, सब्सटेंशियली फंडामेंटली यही फॉर्मूला हमें पढ़ाया गया है, उसी को तो चेंज कर करके हम वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर लाते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए, उससे भी आंसर सेम आएगा, आप करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 लैंप्स है, जिसमें आपको बताना है कि व्हाट करंट विल द ड्रॉ फ्रॉम द लाइन इफ दे आर इन पैरेलल एंड द वोल्टेज इज 220। तो चलिए एक इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया हुआ है क्योंकि ये भी पहले आया हुआ है बोर्ड्स में, ये भी आपके पुराने सीबीएसई पीवाईक्यूज में होगा ही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 1 रेटेड, आप एक काम करो R1 पावर 1 और वोल्टेज तो वही है 220 वोल्ट। ठीक है, पावर 1 मतलब बल्ब 1, ये सब बल्ब 1 के लिए मैं लिख रहा हूं, बल्ब 1। तो बल्ब 1 की पावर कितनी है, 100 वॉट की बल्ब है। रेजिस्टेंस उसकी कितनी है पता नहीं, लेकिन V उसका पता है। तो आप एक रिलेशन बना लो, वी स्क्वायर अपॉन R1 इज इक्वल्स टू P1। तो अब यहां से आपके पास पावर कितना आ जाएगा, V स्क्वायर मतलब कि 220 का स्क्वायर अपॉन में R1। तो R1 की वैल्यू आपको नहीं पता है बट P की वैल्यू पता है, तो R1 को यहां भेज दो, यहां पर 220 इंटू 220 लिख दो, और फिर पावर, तो पावर तो उसकी 100 वॉट है, तो यहां पर 100 लिख दो। तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो R1 की वैल्यू आपकी आ गई 484 ओम्स, मतलब ये है आपका बल्ब 1 का रेजिस्टेंस। ये हमने निकाल लिया। अगला अदर एट 60 वॉट, तो अगर हम यहां बल्ब 2 का कॉलम बनाएं तो बल्ब 2 का रेजिस्टेंस 2 मुझे नहीं पता है बट पावर 2 पता है 60 वॉट है, और उस केस में आपकी जो पोटेंशियल इन्होंने दी है सेम 220 वोल्ट है, तो पोटेंशियल यहां पर 220 वोल्ट है। तो आप यूज करोगे पावर 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R2। तो पावर 2 या R2 को लाओ तो आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P2, मतलब कि वी स्क्वायर बोले तो 220 इंटू 220 हो गया स्क्वायर, अपॉन में पावर, तो पावर में 60, तो ये 0 से ये 0 कैंसल, आपके पास आ गया 4840 अपॉन में 6। ये हो गई आपकी वैल्यू R2 की। ठीक है, मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, बता रहा हूं क्यों, क्योंकि वो और वो वैल्यू सेम है, ये और 484 और वो 4840, मजा आएगा। तो व्हाट करंट विल दे ड्रॉ इफ द लाइन इफ द सप्लाई इज 220 वोल्ट इफ दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो एक ये जो आपके पास इस तरह से दिखेगी, और एक ये जो आपके पास यहां पर ये वाली रहेगी R2, ये वाली रहेगी R1, और आपने इसको कनेक्ट कैसे कर दिया है, पैरेलल में। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इन्होंने जब करेक्ट किया है तो सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट रखी है, मतलब कि यहां पर 220 वोल्ट की लाइन है। R2 की वैल्यू कितनी होगी, R2 की वैल्यू 4840/6, R1 की वैल्यू 484। हमें क्या बताना है इस केस में, क्या करंट डिलीवर हो रहा है, यहां पर
आई नेट की वैल्यू क्या है। तो हमें निकालना है आई नेट। चलिए आई नेट कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले आर नेट निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन आर नेट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। तो 1 अपॉन आर वन की जगह हम क्या रख देंगे 484 और R2 के जगह हम क्या रख देंगे 4840 बाई 6। ऊपर चला जाएगा, मैं बच गया। तो 1 अपॉन आर नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 1 अपॉन 484 प्लस 6 अपॉन 4840। फिर आप देखो एलसीएम लेना कितना आसान है, क्योंकि ये इसका 10 टाइम्स ही है, तो ये दोनों का एलसीएम यही बड़ा नंबर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये। मैं इसको अलग पेज में कर लेता हूं। तो 1 अपॉन 484 प्लस 6 अपॉन 4840 वो होगी 1 अपॉन नेट रेजिस्टेंस के इक्वल। तो यहां आपके पास आएगा 4840, ये 10 टाइम्स है तो 10 यहां और यहां 6, तो ये होगा 1 अपॉन आर नेट। तो आर नेट की जो वैल्यू होगी वो आएगी 4840 अपॉन का 16, ये होगी आपकी नेट रेजिस्टेंस। सो दिस इज योर नेट रेजिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, करंट, नेट करंट निकालना है। तो नेट करंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो फॉर्मूला लिखेंगे ओम्स लॉ, वी नेट इज इक्वल्स टू आई नेट इंटू आर नेट। अब हमने नेट रेजिस्टेंस इतना निकाल लिया है, तो इसको यहां प्लग इन मार लो। और नेट पोटेंशियल आप देख सकते हो डायग्राम से 220 है, तो 220 इज इक्वल्स टू आई नेट इंटू 4840 अपॉन में 16। अब ये 16 यहां इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 220 इंटू 16 और यहां पर आ जाएगा 4840, तो यहां आ जाएगा आई नेट। अब आप इससे एक जीरो कैंसिल कर लो और ये 22 का स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर ये, तो आई नेट की वैल्यू आ गई आपकी 2816 211, तो आई नेट की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 11 ओम। तो ये हो गई आपकी आई नेट, मतलब कि इतनी करंट डिलीवर्ड होगी उस बैटरी के द्वारा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस क्या है कैलकुलेटिव है। मैंने कैलकुलेशन से कैसे बचा आपने देखा, मैंने यहां सिंप्लीफाई नहीं किया था जानबूझ के। नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं और पॉइंट में लेके आते हैं 4840/6 को। पॉइंट में क्यों लाना है यार, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, भरोसा रखो, कैलकुलेशन में भरोसा रखो, आगे कहीं ना कहीं हेल्प होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आई होप समझ में आ गया, पॉइंट में अब आप कन्वर्ट कर लेना। दिस वाज द क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, विच यूजेस मोर एनर्जी, कौन इसमें से ज्यादा एनर्जी लेता है, आपका 250 वोल्ट टीवी सेट का या 1200 वोल्ट टोस्टर 10 मिनट्स के अंदर। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, इसका एनर्जी कंपैरिजन E1 और इसका एनर्जी कंपैरिजन E2। हमें बताना है कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, इन दोनों में एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब इस सेट में ज्यादा एनर्जी है या वो टोस्टर में ज्यादा एनर्जी है। तो देखो मैं बताता हूं कैसे करूंगा सॉल्यूशन। अब मैं जब टीवी सेट की बात करूं तो टीवी सेट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, पावर इनटू टाइम, यही फॉर्मूला होता था इनको कनेक्ट करने का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर क्या होगी दोस्तों, यहां पर 250 वॉट इनटू टाइम कितना आ जाएगा 1 आवर। तो मैं एक काम करता हूं, वो मिनट्स में ना, सेकंड्स में ही कर लेते हैं चलो। तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड्स। मैंने क्या किया, 1 आवर को 3600 सेकंड्स पुट कर दिया ताकि मेरा वॉट सेकंड जूल में आ जाए, जूल में आ जाए मेरा फाइनल यूनिट्स। तो यहां पर आ जाएगा कितना 250 इंटू 3600 वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, जूल। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 25 6 150 कैरी 15 25 3 75 और 15 90, 1 2 3 1 2 3, इतनी जूल्स की होगी आपकी टीवी सेट। तो एनर्जी ऑफ टीवी सेट आपका आ रहा है कितना 90,000 जूल्स। अब आप आ जाओ इस तरफ, किसका, टोस्टर का। तो टोस्टर में जब आप एनर्जी लोगे तो पावर इनटू टाइम होगा आपका फॉर्मूला। चलिए पावर की वैल्यू 1200 वोल्ट है,
टाइम 10 मिनट, तो 10 मिनट को आप सेकंड में कर लेना, 10 मिनट आपके पास कितना आ जाएगा 10 इंटू 60, मतलब कि 600 सेकेंड्स। तो 12 6 72, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इतना जूल्स खाएगा। तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ टोस्टर आपका कितना है 72, 1 2 3 4, ये इतना जूल्स खाएगा। तो इसका मतलब हमारा किसका आंसर ज्यादा आ रहा है, देखो दोस्तों 1 2 3 4, यहां 90,000 है और यहां पर 7,20,000 है, तो यहां पर क्या हो रहा है 7,20,000 विल बी दी आंसर। तो इसका मतलब क्लियरली एनर्जी टेकन बाय टोस्टर जो होगी वो ग्रेटर होगी एनर्जी टेकन बाय टीवी सेट की। सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को भी निपटा लेते हैं, जो कि होगा हमारा 16th क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चंस दोस्तों, जिसमें हमने एनर्जी कंपेयर भी कर लिया। अब कुछ थ्योरेटिकल्स आएंगे, देखना। सबसे पहले ये भी एक लास्ट न्यूमेरिकल है। इलेक्ट्रिकल हीटर है, रेजिस्टेंस 8 ओम का, 15 एम्पियर करंट दी हुई है और टाइम दी हुई है 2 आवर्स। तो आपको बताना है कि हीट कितना डेवलप होगा। सो गुड रिवीजन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा हीट के ऊपर, जिसमें हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब आप देखो फॉर्मूलेज में क्या क्या दी हुई है। आई स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 इंटू आर की वैल्यू 8 ओम है, इंटू टाइम, तो टाइम किस में दी हुई है 2 आवर्स में। आप इसको फंडामेंटली चेंज कर लो तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3600, जो कि होगा 7200। तो हमारे पास पूरा कैलकुलेशन करते ही ये आ रहा है 120, 15 और 8 का, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 30, 15, 7, 105 और 3, 108, 1080, 1212। ये फाइनल कैलकुलेशन है। 12 8 96, 0 129, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गई आपकी फाइनल आंसर। तो इतनी एनर्जी आपकी डेवलप हो रही है। अब आप चाहो तो 10 की पावर्स में कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 7 जूल। दिस विल बी दी आंसर्स, क्योंकि बुक में बहुत बार 10 टू दी पावर्स में आंसर रहता है। तो आपको अगर नहीं आता है तो आप ये सीख लो, करना वैसे नहीं है, यहां पर भी ठीक आंसर्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो 16th नंबर यहां पर हो जाता है हमारे पास। अब आता है 17th क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, हमें निकालना है रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, वो आपसे हीट नहीं मांग रहा है। अगर आपको सोच रहे हो कि यहां पर आप हीट निकाल के खुश हो जाओगे, तो ये मिसकंसेप्शन है। रेट एट विच हीट वाज डेवलप्ड मतलब कि रेट ऑफ एनर्जी, और रेट ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होती है, पावर। तो यहां पर हमें पावर कैलकुलेट करना है, नॉट हीट। बहुत ध्यान से सुनना ये बात को। रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड मतलब रेट ऑफ एनर्जी, जो कि पावर होगी। तो इसका यह मतलब होता है कि आपको हीट कैलकुलेशन नहीं देनी है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, पावर। सो कैलकुलेटिंग पावर। अब पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, सिंपल डेटा दिया हुआ है हमारे पास। आर की वैल्यू 8 ओम है, आपको निकालना है क्या, आई की वैल्यू आपके पास 15 एम्पियर है। आई और आर में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, मतलब कि 15 स्क्वायर इंटू 8, तो वो हो जाएगा 225 टाइम्स 8, तो आंसर 1800 वॉट आ जाएगा। दिस विल बी दी फाइनल आंसर। तो पावर की वैल्यू 1800 वॉट विल बी दी करेक्ट आंसर। सो द रेट एट विच हीट वाज डेवलप्ड इज दिस। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट यहां पर ये वर्ड्स बहुत केयरफुली आपको प्लेस करने हैं कि कौन सा वर्ड कहां प्लेस्ड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप अपने से बता सकते हो, मैं आपको ओरल आंसर्स बता सकता हूं। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। डायरेक्ट हमारे नोट्स का सवाल है, वो क्या होता है। मैंने आपको नोट्स में ये चीज लिखवा दी है कि जो आपकी टंगस्टन होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है दोस्तों, वेरी हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो जल्दी मेल्ट
नहीं करता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो जितनी ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो वो रेजिस्ट कर लेगा अपने आप को। इसका सीधा अर्थ होता है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट हाई, रेजिस्टेंस हाई कर देगा, वो रेजिस्ट कर लेगा और उस वजह से इसको फिलामेंट में यूज किया जाता है ताकि वो मेल्ट ना हो जाए एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। इसमें आइडिया क्या था दोस्तों, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, यहां पर हमारे पास ये रीजन था, ठीक है। सो एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, ये आप पढ़ सकते हो, वहां मैंने पूरे एक्सप्लेन किया था कि एलॉयज क्यों ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर्स पे। नेक्स्ट, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स, हमें सीरीज को यूज क्यों नहीं करना चाहिए डोमेस्टिक सर्किट्स में। तो इसका सीधा आंसर होगा दोस्तों, सीरीज के पॉइंट्स, डिसएडवांटेजेस लिखना है। क्या लिखोगे, इफ एन अप्लायंस gets damaged, all the remaining will also get damaged. Get affected. ये मैंने पूरा आंसर नहीं लिखा है, ये मैंने आपके लिए बस पढ़ने के लिए लिख दिया है। इसका ये मतलब होता है कि मान लो अगर मैंने सीरीज में फ्रिज, टोस्टर, केटल्स और वगैरह वगैरह अप्लायंसेस ऐसे करते जुड़ते गया, मान लो इसमें गलती से करंट नहीं आ रही है तो बाकी में करंट जाना तो पहले ही रुक जाएगा क्योंकि इसी में करंट नहीं आ रही है। तो हमें किसी भी घर में जो अप्लायंसेस होते हैं उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीरीज में करेंगे तो सीधा अर्थ है कि दोस्तों नहीं कर पाएंगे, वहां पर करंट एक में रुका बाकी सब में दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब इफ अप्लायंस गेट्स डैमेज्ड, अगर कोई भी अप्लायंस है जो डैमेज्ड हो जाएगी तो उसके वजह से बाकी सबको एक फर्क पड़ेगा, बट वही आपके पैरेलल में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पैरेलल में अगर किया तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, एक में गई तो बाकी में तो जाएगी ना करंट, दो दो अलग अलग। तो इसका मतलब हमें पैरेलल में कनेक्ट करना फायदेमंद है, सीरीज में करना फायदेमंद नहीं है। तो इसका सीधा अर्थ होता है कि हमें सीरीज कनेक्शन को ज्यादातर हाउस होल्ड सर्किट्स, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट्स का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड सर्किट्स जो घरों में लगाया जाता है, तो उस केसेस में हमें सीरीज को नहीं पैरेलल को यूज करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ डज द रेजिस्टेंस वैरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका सीधा जवाब है दोस्तों, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, दैट्स ई। Why are copper and aluminum wires usually employed within electrical transmission? सो नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, बताना है कि कॉपर और एल्युमिनियम वायर्स को हम ज्यादातर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में क्यों यूज करते हैं। उसका सीधा अर्थ होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो कॉपर वायर होता है उसकी रेजिस्टिविटी काफी कम होती है, काफी कम नहीं बोलना चाहिए, कंपैरेटिवली कम होती है, इतनी कम तो होती है कि करंट इजीली फ्लो कर पाए। और वही अगर हम रेजिस्टिविटी एल्युमिनियम की बात करें तो वो भी हमारे पास कम होती है। तो रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से इन दोनों के अंदर रेजिस्टेंस ऑफर्ड कम होता है, मतलब कि जो रेजिस्टेंस इन दोनों के अंदर आती है वो काफी कम आती है। तो उसका सीधा अर्थ होता है कि अगर रेजिस्टेंस का कम है तो इसका मतलब करंट का फ्लो अच्छा होगा, करंट फ्लो इज ओके। तो यहां पर आपके पास करंट फ्लो थोड़ी सी हाई होगी आपकी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से। सो व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड, बिकॉज दीज वायर्स हैव अ लो रेजिस्टिविटी एंड द लो रेजिस्टिविटी प्रोड्यूसेस अ लेस रेजिस्टेंस और ऑफर्स अ लेस रेजिस्टेंस which creates an easy path for the transmission of electricity. So this was the reason why these are employed as an electrical transmission lines. तो ये होता है दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आई गेस।
So this was the last question of NCERT. We have completed the complete NCERT with detailed solution. सभी बातें मैंने आपको बता दी हैं. अब आपका काम बनता है, आप इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए साइड बुक्स को रेफर कर सकते हो, PYQs को बना सकते हो. मिलते हैं आपसे जल्दी एक PYQ सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो वास्टली आते रहते हैं बोर्ड्स में. तो मिलते हैं मैं आपसे उस सेशन में. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दी सेशंस. आप दोनों सेशंस को जरूर देखिएगा. ये प्रैक्टिस सेशन जो क्वेश्चन में हमने बनाया है, और दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास आई टैब में आता हुआ है कि आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप वहां से पढ़ सकते हो. तो मैंने आपको दोनों पढ़ा दिया है बेहद बेहतरीन तरीके से. थैंक्स एवरीवन. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय. सी यू. टेक केयर.